Good morning everyone. Today is 14th of September and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu and basically how to read The Hindu. इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको लिंक बनाना बताऊंगी कि कैसे हम अपने स्टैटिक जो सिलेबस है उसको करंट से रिलेट कर सकते हैं और कैसे फिर वो हमारे प्रीलिम्स में क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पर्पस के लिए और उसको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना। बेसिकली ये आपका टाइम सेव करेगी और लिंक बनाना सिखाएगी ये वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर ही न्यूज़ आई है निफा वायरस के बारे में। जो केरला है आपको पता है वहाँ पर डेथ इंक्रीज हो रही है निफा वायरस की वजह से। कल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था 2 डेथ थी, आज 5 डेथ है। तो निफा वायरस के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो निफा वायरस है उसका ओरिजिनेशन अफ्रीका में हुआ था और जो वर्ल्ड में जो निफा वायरस के ज़्यादातर केस आपको 2 ही लोकेशन पे मिलेंगे, एक है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में और एक साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया में भी आप देखोगे तो साउथ इंडिया में मोस्टली केरला में ही निफा वायरस के केसेस आते हैं, बाकी जगह नहीं आते। ये एक बैट बोर्न डिसीज़ है, बैट से होती है, बेसिकली जूनोटिक डिजीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि निफा एक वायरस से होती है, बैक्टीरिया से नहीं होती, वायरस है निफा एक। ठीक है, ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे न्यूज़ थी। उसके बाद फर्स्ट पेज पर ही यहाँ पे एक न्यूज़ है मणिपुर से रिलेटेड। हमें न्यूज़ नहीं पढ़नी है, बस हमें यहाँ पे जो मैती जो ट्राइब मेंशन करी है उसका ध्यान करना है, रखना है कि मैती कौन जो ट्राइबल ग्रुप है, कहाँ से है। वो मणिपुर से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कर्नाटका की बात हो रही है, कावेरी रिवर की, वो वाटर इशू चलते रहते हैं। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमारे लिए कावेरी रिवर हमेशा न्यूज़ में रहती है, हमेशा। तो कावेरी रिवर के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कौन कौन सी स्टेट से पास हो रही है। ठीक है, किस स्टेट की बॉर्डर कर रही है, कहाँ पे वो सी में एंटर कर रही है, ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक न्यूज़ है लीबिया के बारे में। आपको पता है कि लीबिया में जो फ्लैश फ्लड्स आए हुए हैं, काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, काफ़ी न्यूज़ में है 4-5 दिन से। तो लीबिया के बारे में पढ़ लेना कि लीबिया कहाँ पे है। लीबिया बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है त्रिपोली और ये मेडिटेरियन सी को बॉर्डर करती है। और उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी एक बार देख लेना ध्यान से ना, प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। ठीक है, ये एडिटोरियल वाला पेज है, पेज नंबर 8। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आए हैं। ठीक है, पहला एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल अबाउट बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। अब बायोफ्यूल जो टॉपिक है हमारे लिए और हमेशा से इम्पोर्टेंट था, बायोफ्यूल इज ऑलवेज इन न्यूज़। ठीक है, बट इस अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो न्यू दिल्ली में G20 की समिट हुई है वहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च हुआ है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, तो अब तो मतलब मेंस में इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो ये आर्टिकल के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ लेना बहुत अच्छे से कि क्यों कॉम्प्लेक्स है बायोफ्यूल की सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना, वो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, बट हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस फिर अगेन हमारे लिए पढ़ना एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस आर्टिकल क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है अबाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं हमारे, वो बेसिकली फूड क्रॉप से बने थे। बेसिकली क्या होता है ना, हम विद टाइम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जब हमने पहली बार इंडिया में बायोफ्यूल बनाए तो हमने फूड क्रॉप से बनाए थे, जो हम खाते हैं बेसिकली उसी सेम चीज़ों से हमने बायोफ्यूल बनाए। तो इसके बहुत सारे ऑब्वियसली ठीक है हम इम्प्रूव कर रहे हैं बट नुकसान थे क्या। एक तो जो फूड क्रॉप्स है वो डाइवर्ट हो रही है, सेकेंडली कार्बन पॉजिटिव था, स्टिल बहुत कार्बन रिलीज हो रहा था उन बायोफ्यूल से। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो सेकंड जनरेशन हमने बायोफ्यूल बनाए वो हमने बनाया क्रॉप रेजिड्यू या फूड वेस्ट से। ठीक है, ये भी कार्बन पॉजिटिव था, ऐसा नहीं था कि हमने न्यूट्रलिटी अचीव कर ली थी, यहाँ से भी कार्बन रिलीज हो रहा था। बट फ़ायदा क्या था, जो क्रॉप रेजिड्यू या फूड वेस्ट है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा था सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में जो हमने बायोफ्यूल बनाए वो बनाए हमने एल्गे से, और ये है कार्बन न्यूट्रल।
ना तो ये कार्बन एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करे ना रिलीज करे, कार्बन न्यूट्रल बायोफ्यूल थे। बट जब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल हमने बनाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल बनाई। ये हैं कार्बन नेगेटिव, ठीक है। ये अपना जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करते हैं कंपेयर टू जितना रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये फीचर आपको याद करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी जो इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट जो बात की है राइटर ने, वो ये बात की है कि जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, E20 की बात करते हैं कि 2025-26 तक हम इथेनॉल 20% मिक्स कर देंगे अपने जो फ्यूल्स हैं उनमें। तो ये बात करें कि इथेनॉल बनता है बेसिकली शुगर केन से, ठीक है। और शुगर केन आपको पता है कि कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीटिंग एक क्रॉप है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत, जो हमें समझ नहीं आ रहा है बट बहुत इशू क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन एंड ओनली 4% हमारे पास वाटर है। तो हम जो अपनी पॉपुलेशन का वाटर है जो वो लेके शुगर केन में डाल रहे हैं, एंड देन हम वो शुगर केन को एक्सपोर्ट भी करते हैं। आपने पता होगा, सुना होगा वर्चुअल वाटर का कंसेप्ट, वाटर ट्रेड का कंसेप्ट। ये बहुत ज़्यादा हम गलत कर रहे हैं। तो शुगर केन की जो क्रॉप है उसको कम करने की जरूरत है। इवन उसका इथेनॉल हमें अल्टरनेट ढूंढनी चाहिए, इथेनॉल बनाने की शुगर केन से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इवन आगे आगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इतना सब मतलब इम्पैक्ट हो रहा है, जो रेन है वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, क्रॉप्स पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो शुगर केन है फिर वो भी कम हो रही है, वाटर इतना कम हो रहा है। तो ये सारे इशू इन्होंने डिस्कस किए कि बायोफ्यूल हम सिर्फ पॉजिटिव ना देखें, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सिमिलर पेज, इसी पेज पर ये आर्टिकल आया अबाउट इन्फ्लेशन। कल ही न्यूज़ आई थी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो रही है, बट स्टिल जो फूड के प्राइसेस हैं वो हाई है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो सबसे पहली बात तो ये रिटेल इन्फ्लेशन है कौन रिलीज करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको पता होगा, CPI। नहीं पता तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जाके पढ़ लेना। ये रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, NSA के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक पार्ट है, ठीक है। बेसिकली जो CPI है वो मेज़र करता है जो प्राइस चेंज फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ रिटेल बायर्स। जो हमारे रिटेल, जो हम डेली का खरीदते हैं, हम जो कंज्यूम करने के लिए, उसके हिसाब से क्या चेंजेस आ रहे हैं प्राइसेस में, उसको मेज़र करता है CPI, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो आ गई हमारी जी 6.83% कम होके। वहीं पर जो फूड प्राइस है वो अभी 10% है, ठीक है। फूड प्राइस की जो इन्फ्लेशन है वो भी 10% है। वहीं जब हम बात करते हैं जो अर्बन कंज्यूमर है, जो अर्बन में रह के जो खाना खा रहा है, जो वहाँ का फूड है, वो इससे भी ज़्यादा है, वहाँ इन्फ्लेशन है 10.4%, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, CPI के अकॉर्डिंग 11 आउट ऑफ 12 जो फूड मतलब हैवी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 11 आउट ऑफ 12 का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ ऑयल और फैट एक ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस डिक्रीज हो रहा है। आपको ना थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हमेशा प्रीलिम्स में ट्रेंड आ सकते हैं, मेंस में हमेशा आप मेंशन कर सकते हो जब भी फूड सिक्योर किसी भी चीज़ की बात आए, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को मेंशन कर पाओगे बहुत ईजिली। फिर वेजिटेबल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आप कॉमनली देख सकते हो कि टोमेटो पीछे कितना ज़्यादा मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ था, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, ठीक है। फिर यहीं पे बात की गई है डेफिसिट की कि इतना ज़्यादा क्यों इन्फ्लेशन आ रही। ऑब्वियसली जो मानसून सीज़न था, अभी 2-3 महीने से मानसून सीज़न चल रहा था और उसकी रेन में बहुत ज़्यादा डेफिसिट था, बिकॉज वही एक्सट्रीम रेन इवेंट्स हो रहे थे। मतलब एक प्रॉपर रेन नहीं हुई जो होना चाहिए था, एक्सट्रीम एक दिन में बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, क्रॉप ख़राब हो रही है। फिर बहुत दिनों तक ड्राई है, तो ऑब्वियसली वो क्रॉप पे इम्पैक्ट हुआ एंड इन्फ्लेशन आनी ही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिंक आप देख रहे हो, वहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी, एक्सट्रीम इवेंट्स की बात हो रही थी, यहाँ भी वही है। तो ये सब चीज़ें आपको लिंक करनी आनी चाहिए और हमेशा मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज नंबर पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, अगेन जो फ्लड प्लेन्स हैं उनके को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, उनकी वजह से जो डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फ्लड प्लेन्स क्या होता है।
बेसिकली हमारी जो भी रिवर होती है, ठीक है, मोस्टली जो हमारी नॉर्थ इंडियन की रिवर है, इवन साउथ कहीं की भी जो मोस्टली रिवर्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे रिवर हमारी फ्लो हो रही है, तो जब सी वाटर का जो लेवल है वो लो होता है तो ठीक है, वो फ्लो कर देती है, बट जब जैसे ही वाटर का लेवल हाई होता है, रेनी सीजन होता है, तो रिवर को ना एक एरिया चाहिए होता है जहाँ पे जो उसका एक्सेस वाटर है वो फ्लो हो, ठीक है, और फिर वो जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये इस जो एरिया को जहाँ पे जब एक्सेस वाटर रहता है वो फ्लो कर जाता है, उस एरिया को हम कहते हैं फ्लड प्लेन, जहाँ पे रेगुलरली फ्लड्स आते हैं रिवर में, एंड कॉमन है वो। बट अब क्या किया है लोगों ने, ठीक है, अब कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल आप देखोगे रिवर के ऊपर, ठीक है, डैम बना दिए हैं, बैंक बना दिए, कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा कर दी है कि जो रिवर का फ्लड प्लेन है वो ख़त्म कर दिया है। तो जब रिवर का फ्लड प्लेन ख़त्म होगा तो रिवर का जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ जाएगा, रेजिडेंशियल एरिया में जाएगा, फ्लड्स आएंगे। यही सीन हमने देखा था दिल्ली में। दिल्ली में जो यमुना रिवर है उसका फ्लड प्लेन्स बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब जब एक्सेस वाटर हुआ तो फ्लड प्लेन्स नहीं था, तो रेजिडेंशियल एरिया में वाटर गए, फ्लड प्लेन्स, तो ये उसी फ्लड प्लेन्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आप इसको कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी इज स्ट्रगलिंग विद ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एज वेल एज एन एक्सेस। बिल्कुल हम पानी पीने के लिए भी मर रहे हैं और फ्लड्स भी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी ऐसी काफ़ी चीज़ों इन्होंने मेंशन की हैं अबाउट इलीगल कंस्ट्रक्शन। फिर एनजीटी का ऑर्डर आया था 2015 में कि जो गंगा रिवर है उसके दोनों साइड एटलीस्ट 200 मीटर हमें फ्लड प्लेन्स छोड़ना होगा, ठीक है। जो और इंडिया में जो डिजास्टर सिचुएशन है वो कैसे मैनेज होती है फ्लड प्लेन्स ना छोड़ने की वजह से, क्या क्या इशू आ रहे हैं, ये सब है, ठीक है। बहुत अच्छे से मेंशन है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर, नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे एक न्यूज़ है, ये एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट क्या है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो उसमें हमने सारी कंट्रीज़ ने मिलके ये फाइनलाइज किया था कि हर 5 साल बाद एक रिपोर्ट निकालेंगे जो मेज़र करेगी या मेंशन करेगी कि कितनी इम्प्रूवमेंट है, या कितना हम अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, या कितना गैप है अभी। उसी रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। वो रिपोर्ट अभी आई है पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट आपको पता होगा क्या था, ठीक है, कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है जो अपना ग्लोबल वार्मिंग है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। एंड बहुत अच्छा होगा अगर हम उसे 1.5 डिग्री तक कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो बट ये रिपोर्ट आई है, इसकी 17 फाइंडिंग्स आई है। इसने अपनी 17 फाइंडिंग्स में कि जी हम बहुत ज़्यादा दूर हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए, और जो हमारी हालात है, जिस कंडीशन पे हम मूव कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स को, ये इस रिपोर्ट का कहना है, ठीक है। और ये ओबियसली यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ करी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब बात करेंगे, आपको पता है कि एनडीसी क्या होते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग, उस पर कोई फोर्स नहीं होता, बट एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने अकॉर्डिंग वो एक टारगेट प्रोवाइड करेगी कि जी हम इस टाइम तक न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे, हम ये टारगेट अचीव करेंगे। आपको पता है इंडिया के भी 5 एनडीसी हैं, अभी पिछले साल ही प्रोवाइड किए थे मोदी जी ने कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, या हम 2030 तक 45% ऑफ एमिशन रिड्यूस कर देंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो ये एनडीसी है, ठीक है। ये 2020 में सबमिट किए थे मोस्टली कंट्री में, अब 2025 में होंगे, फिर इंक्रीज करे जाएंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट और एक और ये तो हमने ये अब देख ली कि ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट थी। सिमिलरली यूनाइटेड नेशन एमिशन गैप रिपोर्ट भी आई है, यूनाइटेड नेशन एमिशन गैप रिपोर्ट। उसने भी यही कहा है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, तो हम जो कार्बन एमिशन कम करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, ठीक है। इवन अभी भी हम 20 बिलियन टोन्स पीछे हैं कार्बन रिडक्शन के, ठीक है। ये सब बात हुई है। तो ये न्यूज़ भी आर्टिकल बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने हैं। सिमिलरली जैसे लास्ट में इन्होंने बात की कि ये फाइनली इस रिपोर्ट ने अभी फाइनेंशियल कंडीशन की बात की कि अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट अचीव करना है तो हमें फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज़ करना होगा। इसने बात की कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें चाहिए 5.8 to 5.9 US डॉलर्स, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए 4 ट्रिलियन पर ईयर
US डॉलर। ठीक है, तो ये सब है, आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना। ये सारे पॉइंट्स आपके ऐसे GS3 GS1, ठीक है, इवन GS4 जो एथिक्स की केस स्टडी है उसमें भी एनवायरनमेंट के ऊपर केस स्टडी आ जाती है, वहाँ भी आप ऐसा कुछ कंक्लूजन के टाइम या इंट्रो के टाइम आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, ठीक है, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी हुई है इंडियन एयरफोर्स के ने ली है। ठीक है, मतलब बेसिक C295 का हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि स्पेन बनाता है, बट ये एयरक्राफ्ट अब इंडिया में भी बनाया जाएगा, जो कि हैदराबाद में बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ओबियसली एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि हाँ जी हम ये एयरक्राफ्ट अब इंडिया में बनाएंगे, एक फैसिलिटी है हमारे पास। ठीक है, बाकी हमें याद रखना कि C295 क्या है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 15 पर। यहाँ पर एक न्यूज़ है, कल भी न्यूज़ थी, आज भी रिपीटेड न्यूज़ है। जो कोरियन के प्रेसिडेंट है वो गए हैं पुतिन से मिलने, रशिया के प्रेसिडेंट से। वहाँ पे उन्होंने बोला है, ऑब्वियसली डील चल रही है। ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट हेल्प करने वाले हैं कोरिया की, किस चीज़ में, सैटेलाइट प्लान्स में। ऑब्वियसली आपको पता है रशिया बहुत आगे है सैटेलाइट वगैरह कम्युनिकेशन या स्पेस की बात करें तो। वहीं जो कोरिया है इन रिटर्न रशिया को हेल्प करेगा मिलिट्री जो इक्विपमेंट है या आर्म्स डिलीवरी में। ठीक है, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया में इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है। तो ये न्यूज़ थी, बट ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, कैसे यूज़ करने में आपको बताऊँगी। आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, अब नॉर्थ कोरिया रशिया को आर्म्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इस वॉर पर। अभी G20 में समिट हुई थी, इसके बारे में बात हुई है, यूक्रेन रशिया के वॉर के बारे में कंसेंसस रीच हुआ था। उसके जस्ट बाद ही फिर ये वॉर की बातें हो रही है, आर्म्स की बातें हो रही है, अगेन उस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली, ठीक है, अब रशिया और नॉर्थ कोरिया इतने क्लोज आ रहे हैं, अगेन एक कोल्ड वॉर, इंडिया से रशिया दूर जा रहा है। ऑब्वियसली इंडिया रशिया इतने अच्छे फ्रेंड थे, उन सब चीज़ों का, इवन चाइना इतना क्लोज जा रहा है रशिया के, तो इन सब चीज़ों का जो एक कह सकते हैं ना कि इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला, कि रशिया चाइना और नॉर्थ कोरिया तीनों ही इंडिया के पास है, और उसका अब इंडिया पे कितना प्रेशर बन सकता है जियोपॉलिटिकली, हमारे लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा US और यूरोपियन कंट्री के क्लोज जाना, कि भाई कल को कोई भी सिचुएशन होती है, इवन ट्रेड वॉर होता है या वैसे वॉर होता है, तो इंडिया के पास हो फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हर तरीके से हमें 360 डिग्री सोचनी होती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही न्यूज़ में। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।